औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसको हम मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी भी कहते हैं। तो आज इसका पहला लेक्चर जो है मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी का, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ने की और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि एक मुआशरा में एक शख्स को मुख्तलिफ दीवानी या सिविल राइट्स जो है वो हासिल होते हैं। अब जो ऐसे सिविल राइट्स होते हैं वो किसी ख़ास कानून, स्पेशल लॉ या कोई आम कानून जो होता है, कॉमन लॉ होता है, उसके तहत एक शख्स को हासिल होते हैं। कॉमन लॉ की जब हम बात करते हैं तो कॉमन लॉ से ऐसे हकूक़ जो है वो क्रिएट होते हैं जो तमाम अफराद को बिला इम्तियाज़, बिला नस्ल, बिला मज़हब जो भी तफरीक है, वो हर एक रियासत में एक शहरी को हासिल होते हैं। जैसा कि ज़िंदगी या जायदाद की हिफाजत वगैरह, अगर हम बहुत ही आसान अल्फाज में कहें तो ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो हर शहरी को एक रियासत में, एक स्टेट में हासिल होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिनको हम बुनियादी हक़ कहते हैं एक शख्स के, वो हासिल है कि हर बंदा जो है वो आज़ाद है, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत है, स्पीच जो है वो कर सकता है। ये तमाम जो है वो एक बंदे के, एक शख्स के बुनियादी हकूक़ हैं। और ऐसे बुनियादी हकूक़, चाहे वो किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने उनको कानून की शक्ल दी हो या वैसे भी वो जो आम कानून एक शहरी को हासिल होते हैं, वो उसको हम आम कानून कहते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक शहरी है, अब उसका नाम है यासर और कोई शख्स या इदारा उसका नाम तस्लीम करने से इनकार कर देता है। जैसा कि डिक्लेरेशन हम फ़ाइल करते हैं, दावाजात, तो अब उस बंदे का ये बुनियादी हक़ है, उसको ये इनफरादी हक़ हासिल है कि वो उसका नाम जो है वो यासर तस्लीम किया जाए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर उसका कोई बंदा जो है या शख्स जो है, अगर उसके नाम को तस्लीम नहीं करता तो वो क्या करेगा कि वो उस शख्स को खिलाफ दीवानी अदालत में दावा दायर करेगा। तो ये मुझसे सा एक जो कॉमन लॉ है उसके बारे में है। और इसी तरह अगर हम ख़ास कानून या स्पेशल लॉ को अगर हम देखें तो स्पेशल कानून के तहत जो हकूक़ क्रिएट होते हैं वो किसी ख़ास शख्स या ग्रोह को महसूस हालात में हासिल होते हैं। इसकी सादा सी एक अगर हम मिसाल को इसको समझने की कोशिश करें तो एक शख्स है और उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक ज़रई अराज़ी है, और उस ज़रई अराज़ी का कोई दीगर हिस्सेदार उस शख्स अराज़ी को किसी दीगर शख्स के हाथों फ़रोख्त कर देता है। तो ऐसी सूरत में जो वो ऐसा शख्स है जिसकी हिस्सेदार ने अराज़ी फ़रोख्त की है, तो उसको पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के तहत या कानून शुफ़ा 1991 के तहत ये हक़ हासिल हो गया कि वो उस पर शुफ़ा दायर करे। तो फिर क्या करेगा वो शख्स कि वो ऐसा शख्स जो है वो शुफ़ा का केस जो है वो अदालत में दायर करेगा। तो ये जो मेन दो माखज़ हैं जिनसे सिविल राइट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर एक शख्स को किसी भी कानून के तहत कोई भी सिविल राइट हासिल है और वो अपने हक़ का नफाज चाहता है, या कोई शख्स जो है वो उसके राइट को इन्फ्रिंग करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के पास जो अपना हक़ नाफज करवाना चाहता है या उसके हक़ की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो दीवानी अदालत में सिविल सूट या दीवानी दावा दायर करेगा। यूबीआई जस्ट यूबीआई रेमडम एक बहुत ही मशहूर ज़माना एक मकूला है जिसकी बुनियाद ये है कि जहाँ पर कोई हक़ होगा वहाँ पर उसकी दाद रसी भी मौजूद होगी। तो पाकिस्तान में अब यहाँ
بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تمام سول سوٹس یا دیوانی مقدمات کو مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سی پی سی جو ہے وہ قانون کی ایک پروسیجرل لا کی برانچ یا شاخ ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی رکھے کہ سی پی سی میں کچھ جو ہے وہ بنیادی یا سبسٹینٹیو لا بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ پروسیجرل لا کیا ہے اور سبسٹینٹیو لا یا بنیادی قانون کیا ہے۔ تو پروسیجرل لا کو اگر ہم بہت ہی آسان سے الفاظ میں سمجھنے کریں تو اس سے مراد ایسا قانون ہوتا ہے جو مقدمہ جات کی کارروائی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کی جو لیٹیگیشن ہے وہ کس پروسیجر کے تحت، کس طریقہ کار کے تحت چلے گی۔ جبکہ جب ہم بنیادی قانون یا سبسٹینٹیو لا کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس سے کوئی حق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا سیکشن 96 سی پی سی میں یہ بات جو ہے وہ ہے کہ وہ ہمیں اپیل کا حق دیتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک بنیادی قانون ہے، سبسٹینٹیو لا ہے۔ جبکہ آرڈر 41 اپیل کی دائری، اس کے طریقہ کار، فیصلہ وغیرہ جو بھی اس میں ہوگا اس کا ہمیں طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے وہ سبسٹینٹیو لا اور پروسیجرل لا میں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جو سیکشنز ہیں وہ پورشن ہے سبسٹینٹیو لا کا، یعنی کہ بنیادی حق۔ سیکشن 9 جو ہے وہ ہمیں دعویٰ دائر کرنے کا اختیار دیتی ہے، سول کورٹس کو اختیار سماعت کا اختیار دیتی ہے، جب کہ جو آگے آرڈرز ہیں وہ ہمیں وہ طریقہ کار فراہم کرتے ہیں جن کے تحت ہم نے وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کرنا ہوتا ہے۔ جو آرڈرز ہیں ان میں ترمیم جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہوتی ہے، جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے قانون یا انصاف کی آسان فراہمی کے لیے۔ لیکن جو سیکشنز یا بنیادی قانون ہیں ان میں جو ترمیم ہے وہ صرف نیشنل اسمبلی یا جو بھی ایک قانون پاس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ کچھ دن یہ پچھلے سال سے جو چل رہا تھا، جس پر کافی زیادہ احتجاج وغیرہ ہوا، سٹرائکس وغیرہ ہوئی، کہ جس میں یہ بات سامنے آئی اور اس کو ترمیم کی گئی سیکشنز میں، اور جو آرڈرز ہیں وہ سیکشنز کو فالو کریں گے، اور کوئی بھی ایسا آرڈر میں ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے کسی سبسٹینٹیو لا یا جو بنیادی قانون ہے اس کے خلاف ہو۔ تو ہمیشہ جو ہیں وہ آرڈرز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں سیکشنز کو۔ تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی پر 1995 ایس سی ایم آر 1692 اور 2003 سی ایل سی 945 میں یہ بات ہے کہ یہ جو مجموعہ ضابطہ دیوانی ہے یہ ایک پروسیجرل لا پر ہے، اور اس میں کیسی حد تک جو ہے وہ سبسٹینٹیو لا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی کو جو ہے وہ مزید جو ہے پی آر ڈی 2001 سپریم کورٹ میں 482 اور 2007 سی ایل سی 831 میں بھی اس بات کو کہا گیا ہے، اور جس میں یہ جو میں نے اوپر بتایا تھا جیسے کہ شہادت جو ہے وہ سبسٹینٹیو لا ہے، وہ کریشن ہے ایک قانون کی، اور اس کے بغیر وہ جو ہے اس سارا سب معاملات کو ان ججمنٹس میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے جو ایک مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کی اراضی پر دوسرا جو شخص ہے وہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیوانی عدالت میں قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ دائر کرے۔ دفعہ 9 ضابطہ دیوانی عدالتوں یعنی کہ سول کورٹس کو دیوانی نوعیت کے تمام مقدمہ جات پر سماعت کا اختیار دیتی ہے، جب تک ایسا جو اختیار ہے وہ کسی قانون کے تحت ممنوع نہ ہو۔ تو سیکشن 9 سی پی سی وہ اب کیا کر رہی ہے، وہ اختیار سماعت دے رہی ہے سول کورٹس کو۔ تو
ये जो PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 403, PLD 2009 लाहौर 494 में ये बात है कि जब किसी शख्स को कोई हक हासिल होता है तो उसके पास दाद रसी है कि वो दीवानी अदालत में अपना दावा दायर करे। जो सेक्शन 9 है उसमें अदालत को अख्तियार समाअत देता है कि वो दीवानी नवैयत के मामलात की समाअत करे, ट्रायल करे उनका। ये बात 1988 CLC 859 में भी बात को किया गया है। अब ये बात है कि जब हम सिविल कोड सिविल प्रोसीजर को हम देखते हैं, मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी को देखते हैं, तो इसमें किसी भी जगह पर सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत की तारीफ मौजूद नहीं है। तो CPC में अगर अदालत में नहीं है तो इससे मुराद ऐसी अदालत ली जाएगी जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कायम हो। इसी बात को 1995 CLC 1982 में बयान किया गया है, क्योंकि CPC में तो ये बात मौजूद नहीं है कि वो क्या करती है। तो अब हमने सिविल कोर्ट, अगर हमने दीवानी अदालत को सिविल कोर्ट्स को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये देखें कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत दीवानी अदालतों की कितनी किस्में हैं। तो 3 इकसाम जो हैं वो बयान की गई हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज। जो सेक्शन 4 है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, उसके तहत सूबाई जो हुकूमत होगी यानी कि पंजाब हुकूमत, वो एक सूबे को सिविल डिस्ट्रिक्ट में बजरिया नोटिफिकेशन तकसीम करेगी। अब ये ज़िला गुजरात है तो ये ज़िला तो वैसे एग्जेक्टिवली है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो बजरिया नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जो है वो सिविल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाएगी। और इसी के आगे सेक्शन 5 जो है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, उसमें भी ये बात है कि पंजाब हुकूमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मशवरे से एक जो भी डिस्ट्रिक्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट होगा उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज को मुकर्रर करेगी। सेक्शन 5 सिविल कोड ऑर्डिनेंस डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत को तश्कील देता है, और उसमें यह भी बात लिखी हुई है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज है उसको एक से ज़्यादा ज़िलों के लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है। इसी तरह दफ़ा 6 जो है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के मतलब है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ओहदा जो है वो बतौर डिस्ट्रिक्ट जज ही होगा, और वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से उसको अख्तियारात तवीज़ किए गए हैं वो उनका इस्तेमाल करेगी। अब मिसाल के तौर पर हम एक अपील दीवानी जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर करते हैं, तो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वो मार कर देगा या कहेगा कि आप इसकी समाअत करें। तो जब वो उसकी समाअत करेगा तो वो बतौर डिस्ट्रिक्ट जज ही उसका अख्तियार इस्तेमाल होगा। और इसी तरह आगे जो है सेक्शन 8 जो है वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है पंजाब की, वो लाहौर हाई कोर्ट के मशवरे से सिविल जजेस की तादाद मुकर्रर करेगी और उनको की तकर्री के असूल जो है वो मुकर्रर करेगी। तो मुहसन साहब अगर हम इसमें ये बात करते हैं तो ये बात आती है कि दीवानी अदालत ऐसी अदालत होगी जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कायम हो, और जब भी हम सिविल कोर्ट्स की बात करेंगे तो वो हम सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत जो जज मुकर्रर होगा उसको ही हम दीवानी अदालत में लेंगे। आगे हम बात करते हैं कि अब हमने सेक्शन 9 को देखा है, तो सेक्शन 9 में ये बात है कि हमने ये तो देख लिया कि सिविल कोर्ट क्या है, और इसी के साथ हमने देखा कि सिविल सूट्स जो है सिविल दीवानी मुकदमा जो हैं वो उनका ट्रायल करने का अख्तियार समाअत जुरिसडिक्शन जो है वो उसको हक हासिल है। तो पहले हमने देखा सेक्शन 9 जो सिविल कोर्ट्स हैं उसको हमने देखा। अब ये बात है कि उनको वो ट्रायल करने का